Hello students, today we'll be starting with the magnetism. So in magnetism today we will discuss about the magnetic force and the magnetic field to some extent. So beta, as you have already studied in electrostatic that a charge can exert a force on other charge from a distance, and that can be explained with the help of electric field. In the same way, a magnet and a current carrying wire can exert force on magnetic material from a distance. So this can also be explained on the basis of magnetic field. तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसको रिजेंबल करता है। ठीक है बेटा, जिस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, इन द सेम वे ए करंट कैरिंग वायर और a permanent magnet can also exert force on another magnetic material from a distance. So this can be explained on the basis of magnetic field. So let us start with the definition of magnetic field. So beta, when we place a magnet in certain region, so it will modify its region around it in such a way that when some other magnetic material is placed in that region, that will feel some force. ठीक है, so कोई भी परमानेंट मैग्नेट है या करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग में एक रीजन मॉडिफाई होगा, उसके इर्द गिर्द और अपना रीजन मॉडिफाई करेगी। वो इस तरह से मॉडिफाई करेगी कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम उसमें लेके आएंगे तो वो क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। और देखो, जितनी नज़दीक वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर ले जाते जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स कम होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो उस पॉइंट से मैग्नेट तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, तो जो रीजन बनता है वो इस मैग्नेट का या करंट कैरिंग वायर का क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड की फिर डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द रीजन अराउंड a magnet, it is the region around a magnet or a current carrying wire or current carrying wire in which any other magnetic material is acted upon by some force, is acted अपॉन बाय सम फोर्स। ठीक है ना, तो उस रीजन को क्या कह देंगे, मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो ये सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था बेटा, ऑस्टेड, हैंस ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में। किससे रिगार्डिंग, कि जैसे हमें मालूम है कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से, तो वो हीट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जब वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सीडेंटली वहाँ पे पास में कोई मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। जब उन्होंने वायर में करंट ऑन किया, ठीक है ना, पास किया, तो मैग्नेटिक नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। जब उन्होंने ऑफ किया तो वो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। इस तरह उन्होंने ऑन ऑफ करके फिर ये मतलब कंफर्म किया कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड हिल रही है अपनी, वो मैग्नेटिक नीडल हिल रही है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, वो किसके कारण है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो वहाँ से उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और उसमें अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे या मैग्नेट रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी। उन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो एक वायर है, इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं और इसके नीचे दे देखो एक मैग्नेटिक नीडल रख दी है हमने, कंपास जिसे बोल देते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल रख दी, ये हमेशा किस तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पे की को क्लोज किया तो करंट फ्लो किया। करंट कैसे फ्लो करता है आपको मालूम ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है, ऐसे करके करंट फ्लो करता है। जब उन्होंने करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक नीडल जो थी अपनी नॉर्मल पोजीशन से वो टिल्ट कर गई। कैसे टिल्ट करेगी फिर वो, ठीक है,
इस तरफ को टिल्ट कर जाएगी, ये ऐसे करके हिल जाती है, फिर वो ऐसे हो जाती है, इसकी पोजीशन ये वाली हो जाती है, इस तरफ को चली जाती है, ठीक है। और जब उन्होंने की को ओपन किया तो वो फिर पहले वाली पोजीशन में आ गई, क्या, ये मैग्नेटिक नीडल जो थी वो पहले वाली पोजीशन में आ गई। और जब फिर उन्होंने दोबारा ऑन किया वो फिर वहां से अपनी डेविएट होगी अपनी नॉर्मल पोजीशन से। और उन्होंने एक बात और देखी कि जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, यानी कि ऊपर नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं, ठीक है ना, फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, पहले डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इस केस में मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में फिर डेविएट हो जाती है, टिल्ट कर जाती है इस डायरेक्शन में। पहले राइट डायरेक्शन में डेविएट हुई थी, अब किस डायरेक्शन में डेविएट होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हैंस ऑस्टर ने कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्स लगाता है किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे या मैग्नेट पे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये किस डायरेक्शन में डेविएट होगी, किस डायरेक्शन में ये टर्न करेगी जब करंट फ्लो होगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कैसे पता चलता है, उसके लिए एक रूल है जिसे हम क्या कह देते हैं, स्विमिंग रूल कह देते हैं, ठीक है। स्विमिंग रूल क्या है कि इसमें हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो स्विम कर रहा है, जैसे नॉर्मली स्विम करते हैं, नीचे को पानी की तरफ मुंह करके फेस करके हम स्विम करते हैं, ये स्विम कर रहा है। और इसको इस तरह से स्विम कराना है कि करंट जो है इसके फीट में एंटर करे और हेड में से बाहर निकले, इस तरह से स्विम कराना है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल जो है वो टर्न करेगी। ये देखो इस वक्त करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर्सन को लिटाया है पानी में, उल्टा करके पैरों में से एंटर कर रहा है, सिर में से बाहर निकल रहा है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है ये वाला, इस डायरेक्शन में नीडल टर्न करेगी। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें जैसे मैंने पहले की थी, यानी पहले वाली कर दें, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे की ओर करेगा। अब पर्सन को कैसे लिटाएंगे, अब ऐसे करके पर्सन को लिटाएंगे क्योंकि उसके फीट में से फीट के थ्रू करंट एंटर कराना है और हेड में से बाहर निकलना है, इस तरह से। अब इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ चला गया, इस तरफ, तो मैग्नेटिक नीडल जो है इस तरफ को टर्न करेगी, ये देखो जैसे मैंने पहले पोजीशन बनाई थी। सो इस तरह से स्विमिंग रूल के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो करंट फ्लो करने पर किस तरफ को टर्न करती है। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर देते हैं कि ईच करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे हमने पढ़ा था कि एफ ओवर क्यू के इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो फाइंड आउट करने के लिए पहले किसकी हमें वैल्यू चाहिए, फोर्स की चाहिए। सो इसी तरह से बेटा पहले हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, ठीक। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट क्लियर हैं सारे, तो मैग्नेटिज्म पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। थोड़े से कंसेप्ट इनके डिफरेंट है, बाकी सेम ही अप्रोच जो है वो चलती है दोनों में। सो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो जैसे मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो किसी रीजन में लगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में लगा, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या फिर ऐसे करेंगे। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन,
इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को इस तरह से ड्रा करेंगे, इसका मतलब होगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड अंदर को जा रहा है। और अगर ऐसे हम ड्रा करेंगे तो उसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे बाहर को आ रहा है, ठीक है। सो मान लेते हैं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और चार्ज कोई एंटर किया इस मैग्नेटिक फील्ड में, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है, यहाँ पे चार्ज एंटर करता है। मान लेते हैं कि चार्ज जो है इस डायरेक्शन में एंटर करता है, जो चार्ज एंटर किया इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो कैसे पता करते हैं, उसका सिंपल तरीका ये है कि हम चार्ज को उस डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, उस डायरेक्शन में मूव कराते हैं जिस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जब आप चार्ज को मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हर डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी, मगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में जब वो चलेगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो जिस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पे लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स acting on the charge depends upon वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं। वो मान लेते हैं कि F मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पे लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो फोर्स जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, और क्या होती है, वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, v cos थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है, v sin थीटा। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया कि फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स विच इज acting on the moving charge particle is directly proportional to the perpendicular component of velocity of the charge particle, ठीक है। तो ये सारी हो गई। अब इन तीनों क्वेश्चंस को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दीज थ्री क्वेश्चंस, कंबाइनिंग दीज थ्री क्वेश्चंस, हमारे पास आ जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा फिर ये। तो इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 ले लेते हैं हम। तो F किसके इक्वल आ जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, वेक्टर फॉर्म में हम फिर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। जैसे हमने वेक्टर पर क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई रिजल्ट है जो आ जाता है दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो आर की डायरेक्शन क्या होती है, आर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए भी है बी भी है, यानी ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। इसी तरह से बेटा यहाँ पे एफ वेक्टर जो है ये वी वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। सो एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इट डायरेक्ट्स इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। I mean to say कि F vector will direct along the direction which is perpendicular to the plane containing V vector and B vector. So cross product में रिजल्ट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमने दो रूल पढ़े थे, एक तो पढ़ा था राइट हैंड स्क्रू रूल और एक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। वो दोनों रूल भी यहाँ पे अप्लाई करके हम F वेक्टर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और एक और मेथड है जिसे हम बोल देते हैं
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके जरिए भी हम एफ वेक्टर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये देखो जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसकी मैंने 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है, एक 4 फिंगर, एक सेंट्रल फिंगर और एक थंब, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये 4 फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में है, तो जो थंब है ये इसकी डायरेक्शन जो है वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब आप बोलोगे कि ये तो करंट की डायरेक्शन है, मगर यहाँ तो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो कैसे पता चलेगा बेटा, क्योंकि जब भी चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द करंट। सो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। सो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, चार्ज की वेलोसिटी की होगी, वही डायरेक्शन जो है वो करंट की होगी, ठीक है ना। सो ये जो मैंने करंट का बताया है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है मेरी ये वाली, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो बेटा जैसे अगर हम कंपैरिजन करें किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि चार्ज अगर रेस्ट में है या मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यानी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। मगर यहाँ पे देखो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो मूव करेगा, ठीक है ना, जब करंट फ्लो होगा। करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज मूव करता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसलिए जब चार्ज रेस्ट में होगा, स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स, कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज मोशन में हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज मोशन में है या रेस्ट में है, जिस भी पोजीशन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में लग रहा है, जैसे यहाँ पे लग रहा था, तो वहां पे चार्ज अगर मूव करेगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर वो रेस्ट में है, मान लो ये अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जब ये रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और इसमें आप फिल करो तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। और वैसे भी इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि मैग्नेटिक फील्ड उसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है जो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो उसी पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। यानी एक मैग्नेट जो है वो दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है। एक करंट कैरिंग वायर दूसरी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा सकती है। एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के द्वारा तभी अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखो अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब ये मूव करेगा तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिर इस पे फोर्स लगाएगा। तो इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे मैग्नेटिक फोर्स तभी लगा सकती है अगर दोनों ही अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर वो नहीं करते तो फिर वो एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। तो यही था बेटा मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बार्ट से करेंगे।